हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, कि मैरिज जो है वो ख़त्म कैसे होगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम पढ़ेंगे, मतलब कि जब मुस्लिम मैरिज जो है वो कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है। तो उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाय एक्ट ऑफ गॉड, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, मतलब क्या है, बाय एक्ट ऑफ गॉड या तो भगवान ख़त्म करेगा या पार्टीज खुद ख़त्म करेंगी। ठीक है, तो बाय एक्ट ऑफ गॉड मैरिज कैसे ख़त्म होगी, डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। क्योंकि दो पार्टीज रिक्वायर्ड है इसमें मैरिज के लिए, मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम दो ही पार्टीज होती हैं इसमें शादी में। ठीक है, तो उनमें से किसी एक पार्टी की डेथ होगी तो मैरिज जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया बाय एक्ट ऑफ गॉड। मेन हमने पढ़ना है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज हैं, पार्टीज कौन से होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। अब ये पार्टीज कैसे ख़त्म करेंगी, इसके लिए फिर फर्दर हमने डिवाइड किया है इन एक्स्ट्रा जुडिशियल मैनर, थ्रू जुडिशियल प्रोसीजर। ठीक है, या तो बिना जुडिशियल प्रोसेस के खुद अपने पर्सनल लॉ में ख़त्म कर लेंगे या फिर जुडिशियल प्रोसीजर के थ्रू ख़त्म कर लेंगे। अब जो जुडिशियल प्रोसीजर है ये भी फर्दर डिवाइड हो सकता है इनके पर्सनल लॉ में या फिर थ्रू एक्ट। ठीक है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। पहले यही करेंगे, इसको थोड़ा सा आउटलाइन करके फिर यही पहले कंप्लीट करेंगे। एक्स्ट्रा जुडिशियल मैनर जो है, इसमें एक तो हस्बैंड के पास खुद के पास राइट है, ख़त्म कर सकता है, और दूसरा है बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों मिलके कर सकते हैं ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये जो राइट है ये सिर्फ हस्बैंड के पास है, और यहाँ पे दोनों के पास मिलके बाय म्यूचुअल कंसेंट राइट है। तो जो हस्बैंड के पास है उसमें उसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे हस्बैंड खुद करेगा या किसी और को अपना राइट दे देगा तलाक देने के लिए, अपना किसी और को राइट दे देगा कि मेरे बिहाफ पे तुम तलाक देना। मतलब मुस्लिम लॉ में यहाँ तक प्रोविज़न है कि हस्बैंड खुद भी कर सकता है और अपनी पावर जो है किसी को डेलीगेट भी कर सकता है, अपनी पावर कि मेरे बिहाफ पे तुम मेरी वाइफ को तलाक दे देना। ठीक है, मतलब या तो हस्बैंड खुद करेगा, खुद अपनी पावर यूज़ करेगा, खुद तलाक देगा, या फिर किसी और को राइट दे देगा। ठीक है, इसको कहते हैं तलाक ए तफवीज़ बाय अदर, तलाक ए तफवीज़, जिसको डेलीगेटेड तलाक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पेपर में ख्याल रखना कि डेलीगेटेड तलाक वर्ड यूज़ करके भी क्वेश्चन आता है, तो वो आपको पता हो डेलीगेटेड तलाक क्या है। ठीक है, ये सारे वर्ड यूज़ होंगे पेपर में, कोई भी हो सकता है। डेलीगेटेड तलाक भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, तलाक ए तफवीज़ भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, या फिर फ्रेज में पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसे कौन सा कोई कौन सी काइंड है तलाक की जहाँ पे हस्बैंड खुद ना तलाक दे के किसी और को अपना राइट दे दे। ठीक है, तो फ्रेज में भी पूछा जा सकता है। और इनके जो मुस्लिम लॉ में जो वर्ड यूज़ होता है वो तलाक तफवीज़ है, और वैसे जनरली डेलीगेटेड तलाक भी इसको कहा जाता है। डेलीगेटेड से आपको पता लग जाएगा, डेलीगेट कर देना अपनी पावर को, डेलीगेशन कर देना, डेलीगेट कर देना, तो वो डेलीगेटेड तलाक हो जाएगा। ठीक है, तलाक ए तफवीज़ बाय अदर। और ये राइट जो है तलाक देने का, ये अपनी वाइफ को भी दे सकता है। ठीक है, दिस राइट कैन आल्सो बी गिवन टू दी वाइफ। ठीक है, वो अपनी वाइफ को भी राइट दे सकता है कि मेरे बिहाफ पे तुम ही तलाक दे देना। ठीक है, मतलब ये वाइफ को राइट दे सकता है कि अगर मैंने शराब पी ज़िंदगी में, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैंने शराब दी तो तुम मुझे खुद ही तलाक दे देना। ठीक है, हो सकता है शादी के टाइम पे वो ये डिसाइड कर लें तो वो उसको पावर दे दे। अदरवाइज़, क्योंकि अगर हम देखें तो मुस्लिम लॉ में जो तलाक देने की जो पावर है ये वाइफ के पास ना के बराबर थी, बहुत कम थे राइट जहाँ पे दिए गए थे कि वाइफ जो है वो भी तलाक दे सके। तो इसलिए कुछ ऐसे इन्होंने मैनेज कर दिया था सिस्टम कि वहाँ पे वाइफ के पास भी पावर है। हो सकता है कि वाइफ इसी कंडीशन में शादी करे कि तुम मुझे पावर दे के जाओ तलाक की, ताकि मैं जो है अगर तुम कुछ ऐसा गलत करो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकूं। ठीक है, तो ये भी था इसका पर्पस। और ये किसी फैमिली मेम्बर को भी दिया जा सकता है। ठीक है, अपनी मदर को दिया जा सकता है, अपने फादर को, किसी और पर्सन को भी ये राइट दिया जा सकता है कि तो मेरे बिहाफ पे दे देना। ठीक है, बेसिकली क्या होता था, जो अरेबियन पीपल होते थे वो लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाते थे, लंबी लंबी यात्रा करते थे, बिजनेसमैन होते थे, तो अपनी वाइफ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मतलब वाइफ को कंट्रोल करने के लिए कि ये मेरी एब्सेंस में मेरी फैमिली को तंग ना करे या कुछ ऐसे कंट्रोल काम करे पीछे,
तो वो ये उसको कंट्रोल करने के लिए भी दे दिया जाता था कि अपनी मदर को राइट देके चले गए, किसी और को राइट देके चले गए कि मेरे बिहाफ पे तुम इसको तलाक देना अगर ये ऐसे करेगी। ठीक है, तो ये मतलब इसका ये पर्पस था डेलीगेटेड तलाक। वाइफ को भी दिया जा सकता था और किसी और पर्सन को भी दिया जा सकता था, किसी फैमिली मेम्बर को, कि मेरे बिहाफ पे तुम ये यूज़ कर लेना पावर, अगर कभी ये जो है कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए। वाइफ को तब दे देंगे कि मेरे अगर मैं कुछ ऐसा गलत करूँगा तो तुम मुझे तलाक दे देना, तुम्हारे पास राइट होगा, ताकि मैं भी अपने आप को अब्सटेन करके रख सकूँ कुछ गलत करने से। और या फैमिली मेम्बर को भी दिया जा सकता था ताकि उस वाइफ को कंट्रोल किया जा सके कि अगर कुछ गलत करे, वो बात ना माने किसी की, मतलब कि जिसको भी वो चाहते हैं, तो उसको तलाक देना, उस डर से वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो ये तलाक तफवीज़ जो था इसके ये आगे थे इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, इसका पर्पस। फिर बाय हस्बैंड हिमसेल्फ, मतलब जो वो खुद प्रोनाउंस करता था, वो भी 3 तरह का है। एक तो तलाक करते हैं जिसमें तलाक में फर्दर क्लासीफाई हो जाएगा तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। ठीक है, BIDET भी होता है, BIDDET भी होता है, बिद्दत। ठीक है, इसको मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तो सब ठीक है। ET बिद्दत ये भी ठीक है, जैसे मर्जी आ जाए तुम्हें, बस तुमने साउंड पे माइंड मतलब वो साउंड पे देना, फोकस रखना है कि साउंड क्या कह रहा है। ठीक है, तलाकुल बिद्दत स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिकग्नाइज फॉर्म नहीं है, कस्टमरी तलाक है, और यही वो तलाक है कंट्रोवर्शियल तलाक, जो ट्रिपल तलाक जो होता है वो यही है, तलाकुल बिद्दत काइंड ही है। ठीक है, इसको रिकग्नाइज नहीं किया, मोहम्मद साहब ने रिकग्नाइज नहीं किया, मतलब इसको हम कह सकते हैं अन इस्लामिक काइंड ऑफ तलाक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इस पे जो है लॉ बना के इसको ख़त्म कर दिया गया। इसी को कस्टमरी तलाक भी इसी को कहा जाता था। ठीक है, रिकग्नाइज फॉर्म जो है तलाकुल सुन्नत है। ये 2 टेक्निकल है, इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ेंगे, मैं भी नहीं समझा रहा, ये लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, पहले बाकी इजी वाले कर लेते हैं, फिर ये दोनों है तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। फिर तलाकुल सुन्नत में भी आगे फर्दर काइंड आ जाएंगी, एहसान तलाक, हसन तलाक। ठीक है, तो इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम ये वाले इजी वाले समझ लेते हैं। ठीक है, इला, ये इला है, ILA, इला है हस्बैंड, जहाँ पे रहता है सेल्फ ओथ। ठीक है, सेल्फ ओथ, इला मतलब सेल्फ ओथ, जहाँ पे वो अपने आप को अब्सटेन कर देता है कि मैं जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, सेल्फ ओथ दे देता है, कोई भी रीज़न है उसका। वो कहता है कि अब मैं मतलब जो है अपने आप को अब्सटेन कर रहा हूँ कि मैं कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में नहीं करूँगा। ठीक है, वाइफ तलाक देने की काइंड है। और अगर वो 4 महीने तक अपनी जो ओथ है उस पर कायम रहता है, 4 महीने तक अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो 4 महीने बाद वो तलाक जो है वो फाइनल हो जाता है। ठीक है, तलाक जो है इसमें जो वो सेल्फ ओथ ले लेता है। ठीक है, इला में वो सेल्फ ओथ ले लेता है कि मैं अब जो दोबारा तुमसे मैं इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं होऊंगा, अपने आप को वो कह देता है कि अब मैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो वो 4 महीने तक अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो जो है वो फाइनल हो जाता है, और ये रिवोकेबल काइंड है। ठीक है, रिवोक की जा सकती है। रिवोक करने का तरीका यही है कि जो सेल्फ ओथ ली थी वो इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली अगर वो दोबारा वो ओथ को वापस ले लेता है 4 महीने के अंदर अंदर, तो वो तलाक जो है वो वहीं पे मतलब वो रिवोक हो जाता है, वापस आ जाता है, उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते, फिर वो नॉर्मल शादी चलती रहती है। ठीक है, रिवोकेबल काइंड है। सेल्फ ओथ जो है इसमें इला में सेल्फ ओथ होती है, जहाँ पे इस पर थोड़ा सा मैं एक पैरा की डिक्टेशन करा दूंगा, वहाँ से आपको याद रहेगा। मतलब सिंपल इतना ही समझ लो कि सेल्फ ओथ है, यहाँ पे हस्बैंड क्या करता है, ओथ ले लेता है कि मैं आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में अपनी वाइफ को कह देता है मैं तुमसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, और 4 महीने तक अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसको वो जो तलाक होता है वो फाइनल हो जाता है, 4 महीने के बाद वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और जो सेल्फ ओथ वाला है इसमें जो है उसको जो ये रिवोकेबल काइंड है। ठीक है, इसमें ये भी ख्याल रखना कि कौन से रिवोकेबल काइंड है, कौन से इररिवोकेबल काइंड्स हैं। ठीक है, जैसे तलाकुल बिद्दत है, ये इररिवोकेबल काइंड है। तलाकुल सुन्नत जो है ये रिवोकेबल है, ये इररिवोकेबल है, ये रिवोकेबल काइंड है। ये भी जो है रिवोकेबल काइंड है।
इला जो है इसमें क्या करता है, वो सेल्फ ओथ ले लेता है और 4 महीने में या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अगर वो अपनी ओथ जो है उसको तोड़ देता है तो वो तलाक जो है रिवोक हो जाता है दोबारा और वो शादी दोबारा कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है। फिर है जहर। जहर मतलब ये इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन कर लेता है, अगर कंपैरिजन करता है अपनी वाइफ को फिर किसी और लेडी के साथ जो उस हस्बैंड की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है। ठीक है। तो इसको जहर कहा जाता है, तलाक जहर काइंड है। मतलब जहर में क्या है कि वो अपनी वाइफ का कंपैरिजन किसी उस लेडी के साथ कर देता है जो लेडी उसके प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है। ठीक है, कि तुम तो वैसी हो। ठीक है, थोड़ा इसको समझो कि उसको फिजिकली अपीयरेंस को वो कंपैरिजन कर देता है किसी उस लेडी के साथ जिसके साथ उस हस्बैंड की शादी नहीं हो सकती, जो उसके प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती जो लेडी, उस लेडी के साथ अगर वो उसको फिजिकली या किसी और तरीके से मतलब उसको कंपैरिजन कर देता है कि तुम तो वैसी हो या वैसे बन जाओ या तुम वैसी बनो, कुछ ऐसा अगर कर देता है, कंपैरिजन कर देता है, जो ऑब्जेक्शनल का मतलब क्या है, ये उस लेडी के साथ कंपैरिजन कर रहा है जो लेडी उसके प्रोहिबिटेड रिलेशन में आती है, हस्बैंड के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है, जिससे उसकी शादी पॉसिबल नहीं है, अगर उसके साथ कर देता है तो ये जहर काइंड का माना जाता है। इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसमें भी फिर उसको माफ़ी मांगने का एक तरीका है। ठीक है, तो वो मैं उस पर आपको थोड़ा सा डिक्टेशन करा दूंगा कि कैसे उसको रिवोक कैसे किया जा सकता है जो जहर हो गया है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो है पावर चली जाती है वाइफ के पास। अब वाइफ देखेगी माफ़ करना है या नहीं करना। ठीक है, तो मतलब इसके बाद अगर उसने वो कंपैरिजन करता तो वो कंपैरिजन करना इटसेल्फ अपने आप में एक तरह से वाइफ के पास राइट चला जाता है। उसके बाद फिर या तो वाइफ जो है उसको रिवोक करेगी या फिर कोर्ट करेगी। कोर्ट मतलब इनकी पर्सनल लॉ जो है, पर्सनल लॉ में, ऑर्डिनरी कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट नहीं, जो पर्सनल कोर्ट है, जो मतलब इनके जो काजी होगा जो, वहाँ पे जाके या तो उसको रिवोक किया जाएगा या फिर जो वाइफ है वो भी जो करेगा वो भी उसके लिए एक सज़ा फिक्स करेगा। ठीक है, वो सज़ा क्या होती है वो मैं आपको लिखा दूंगा कैसे कर सकता है। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि जो जहर है ये एक ऑब्जेक्शनेबल क्लेम है, जिस क्लेम में अगर हस्बैंड एक बार वाइफ को कंपैरिजन कर देता है उस लेडी के साथ, अपनी वाइफ का कंपैरिजन उस लेडी के साथ कर देता है जिसके साथ उस हस्बैंड की शादी नहीं हो सकती, जो उसके प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो लेडी आती है उसके साथ अपनी वाइफ का कंपैरिजन कर देता है, तो जो है वो एक तरह से मैरिज जो है डिसोल्यूशन हो जाती है। पर ये रिवोकेबल काइंड है, जहर जो है रिवोकेबल काइंड है। पर अब रिवोक करने की पावर जो है वो वाइफ के पास आ जाती है या फिर थ्रू कोर्ट, जो पर्सनल कोर्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कोर्ट है वहाँ पे जाके उसको रिवोक किया जा सकता है। काजी करवा सकते हैं, पर उसके लिए भी वो एक फिक्स करेंगे, सज़ा फिक्स करेंगे। वो भी सज़ा भी इस्लाम में बताई हुई है कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एक्स्ट्रा जुडिशियल मैनर, इसमें बाय हस्बैंड हमने किया था। बाय हस्बैंड हिमसेल्फ जो 3 तरीके हैं, या तो तलाकुल सुन्नत या तलाकुल बिद्दत है, इला सेल्फ होता है, या जहर है ऑब्जेक्शनल क्लेम है। ठीक है, इला हम समझ चुके हैं, जहर हम समझ चुके हैं, इसको अभी समझना है हमने। और दूसरा है बाय अदर, डेलीगेटेड तलाक, तलाक तफवी जो किसी और को डेलीगेट कर देनी पावर, और ये पावर वाइफ को भी दी जा सकती है, किसी फैमिली मेम्बर को दी जा सकती है। या तो अपने आप को अपना कंट्रोल वाइफ को देने के लिए की जा सकती है कि मैं खुद कंट्रोल में रहूं, तो वाइफ को वो राइट दिया जा सकता है ताकि वाइफ जो है वो हस्बैंड को कंट्रोल रख सके। हस्बैंड को पता है कि मैंने वाइफ को पावर दे दी है, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो वाइफ मुझे तलाक दे देगी। ठीक है, अपना कंट्रोल वाइफ को दे रहा है, या वाइफ का कंट्रोल किसी और को दे रहा है, किसी फैमिली मेम्बर को राइट दे दिया, खुद कहीं गया है, बाहर गया है, या फिर कहीं दूर है और वहीं से चाहता है। ठीक है, कोई हस्बैंड है, अब शादियां हो चुकी हैं, 3-4 शादियां हो चुकी हैं, और अब कहीं घूमने गया है, वहाँ पे उसको और कोई वाइफ पसंद आ गई है, तो यहाँ पे खुद आ नहीं सकता, किसी को डेलीगेट कर रहा है पावर कि तुम जाके मेरे बिहाफ पे उसको तलाक तलाक बोल दो ताकि मैं शादी और कर सकूँ वहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है, किसी और को डेलीगेट करके भी भेज सकता है कि जाओ तो मेरे बिहाफ पे तलाक दे आओ जाके। ठीक है, तो ये डेलीगेटेड तलाक है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कंसेंट में फिर बाय म्यूचुअल कंसेंट भी 2 काइंड आ जाती है, खुला मुबारत। ठीक है, खुला और मुबारत जो है, अब ये 2 तरह की काइंड्स आ जाती हैं। खुला मतलब जो मैरिटल टाई है उसको खोल देना, खुला मतलब खोलने से वर्ड बना है। ठीक है, और ये जो दोनों ये म्यूचुअल कंसेंट है, खुला और मुबारत जो है
ये दोनों म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट, ये खुला भी म्यूचुअल कंसेंट ही एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, मुबारत में दोनों साइमल्टेनियसली एग्री होते हैं डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट, जो हमने हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, सेक्शन 13B, जहाँ पे वो जो वाइफ जो है हस्बैंड दोनों इकट्ठे डालते हैं, ये 13B की तरह ही है। जो सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे म्यूचुअल कंसेंट में डाला जाता है, तो वैसे मुबारक जो है वो भी म्यूचुअल कंसेंट है। ठीक है, और खुला होता है कि जो मैरिजल टाई होती है, जो धागा, शादी का जो धागा है, उसको खोल देना। ठीक है, उसको खुला कहा जाता है। खुला मतलब खोलने से बना है, खोल देना। मैरिज की टाई जो है, जो नॉट है, मैरिजल नॉट है, उसको खोल देना खुला कहा जाता है। इसके पीछे जो है मतलब स्टोरी है खुला के पीछे, कि वाइफ के पास जो था अर्लियर, वाइफ के पास कोई राइट नहीं था कि वो डिवोर्स दे सके, अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सके। वाइफ के पास कोई राइट नहीं था डिवोर्स देने का हस्बैंड को। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो मोहम्मद साहब थे, वो जब वो बैठते थे, मतलब जो दरबार लगता था उनका, तो दरबार में लोग जो आते थे, फरियादी आते थे, वो आके अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे। ठीक है, तो वैसे ही स्टोरी है। मैं मतलब मुझे नहीं इसके बारे में, मैं श्योर नहीं हूँ मेरे इस स्टोरी के बारे में, पर जितना कि मैंने पढ़ा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो दरबार में क्या हुआ कि लोगों की फरियादी जो आते थे, वो अपनी फरियाद लेके आते थे। तो हुआ क्या कि वहाँ पे एक लेडी उठ के खड़ी हुई और उसने कहा कि मतलब मोहम्मद साहब को उसने रिक्वेस्ट की कि मैं अपने जो हस्बैंड है उससे बहुत दुखी हूँ, और मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, मुझे तलाक चाहिए। तो मोहम्मद साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि तुम मतलब एक लेडी हो के तुम्हारे पास इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये बोल रही हो कि तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहोगी। तो उन्होंने गुस्से में आके कहा कि इस लेडी को जो है सूअर के साथ, सूअर के उसमें डाल दो, तबेले में इसको बंद कर दो। मतलब ये सजा देने का एक तरीका होता था कि जहाँ पे मतलब इसको बहुत बुरा माना जाता था, क्योंकि वैसे भी जो है इस्लाम में पोक जो है उसको बहुत बुरा माना जाता है। मतलब जो सूअर होता है, पिग को बहुत बुरा माना जाता है। तो उसको उन्होंने सजा दी कि इसको सूअर के उसमें तबेले में, जो भी बाड़ा जो होता है, उसमें डाल दिया, रखा जाए इसको 2 दिन के लिए, उसमें डाला जाए उसको सजा के तौर पे। मतलब कि ये तुम एक औरत हो के तुमने इतनी तुमने ज़रूरत कैसे हुई तुम्हारी कि तुम अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती हो। मतलब ये सिचुएशन थी पहले कि वाइफ जो थी उसको राइट नहीं था। तो उस लेडी को उन्होंने 2 दिन के लिए उसमें डाल दिया, तबेले में डाल दिया, सूअर के साथ रखा। और 2 दिन बाद जब निकाला उसको फिर 2 दिन बाद निकाल के आए, तो फिर उस लेडी को पूछा कि हाँ अब तुम्हारा मतलब जो तुम ठीक हुई हो या नहीं हो, अब बताओ क्या हो है। तो वो लेडी ने कहा कि मोहम्मद साहब, मुझे मतलब मैं ना सूअर के तबेले में रह के खुश हूँ। आप मुझे सारी ज़िंदगी के लिए सूअर में रख दो, पर मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती। आप मुझे सारी ज़िंदगी के लिए सूअर के तबेले में रख दो, मैं सूअरों के साथ रह लूँगी, अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती। तब मोहम्मद साहब ने, उनके माइंड में ये आया है कि मतलब ये तो सिचुएशन ऐसी है, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो अपने जो घर वाले हैं उनसे इतनी दुखी हैं कि वो सूअरों के साथ रहना पसंद कर सकती हैं, पर अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती। वो कितनी तकलीफें होंगी। मतलब सूअर के साथ, पिग के साथ रहना वैसे ही बहुत बुरा है, माना जाता है हर धर्म में ही। कोई भी हो, कोई भी सोसाइटी हो, हर सोसाइटी सूअर के साथ रहना कोई पसंद नहीं करेगी, और मुस्लिम में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है इसको। तो फिर भी वो लेडी अगर सूअरों के साथ रहने को तैयार है, मतलब वो कितनी ज़्यादा टॉर्चर्ड होगी, उसको उसका हस्बैंड कितना टॉर्चर करता होगा। और ऐसी कितनी सारी लेडीज़ होंगी जो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहते होंगे, तब उनके माइंड में आई। हो सकता है ये मतलब जो गॉडली पीपल हैं, जो गॉडमैन है, इनका अपना एक तरीका होता हो सोसाइटी को समझाने का। तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दिला देता हूँ, पर तुम दोगी क्या इसके बदले में, तलाक के बदले में? क्योंकि जब तुमने निकाह किया था तो तब तो तुमने ले लिया, मेहर ले लिया। ठीक है, तो अब तुमने अगर तलाक लेना तो फिर कुछ तुम भी दो। ठीक है, इसमें अब तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा अपने हस्बैंड को, क्या दे सकती हो? तो उसमें उसने लेडी ने कहा कि जी मेरे पास ये मेरे गोल्ड ईयरिंग्स हैं, मेरे कान में है, मैं ये देती हूँ। अब मेरे पास अब यही है और मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने ये जो कान में अपने पहने हुए जो मेरे ईयरिंग्स हैं, मैं ये दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, दो, अपने हस्बैंड को दो, और तलाक करवा दिया उन्होंने। ठीक है, तो मतलब ये स्टोरी है, पर मैं स्टोरी को मैं नहीं कह सकता कि ये स्टोरी ट्रू है, ये क्या है। ठीक है, तो उन्होंने उसमें उसके वो ईयरिंग्स लेके और उसको खुला काइंड की एक, मतलब ऐसे इजाद हुआ खुला जो काइंड है बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट ये है कि यहाँ पे जो ऑफर होती है
डिवोर्स की वो वाइफ देती है और हस्बैंड अगर एक्सेप्ट कर लेता है विद कंसिडरेशन, तो ये खुला एक काइंड है। देखा जाए तो ये भी एक म्यूचुअल कंसेंट ही है, वाइफ की अपना राइट तो नहीं है, पर ऑफर दे सकती है वाइफ। पर यहाँ पे भी अगर हस्बैंड मना करते तो उसको तलाक नहीं मिलेगा, एज पर खुला तलाक नहीं मिलेगा। ये भी एक काइंड है। पर यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज काइंड दे दी वाइफ को, कहीं ना कहीं राइट दे दिया उन्होंने, कि जहाँ पे वाइफ जो है वो भी तलाक ले सके। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे खुला में उन्होंने काइंड दे दी। पर ये भी देखा जाए तो ये म्यूचुअल कंसेंट ही है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे अगर हस्बैंड मना कर देगा तो उसको नहीं मिलेगा। और इसमें जो कंसिडरेशन होती है वो इवन की जो राइट टू डॉवर है उसको भी छोड़ देना भी इसमें कंसिडरेशन हो सकती है। कंसिडरेशन जो है इसमें खुला में, वो कंसिडरेशन अगर उसको अनपेड डॉवर है तो उस डॉवर का राइट को जो रिमिट करने का, जो रिमिट करना भी इसमें कंसिडरेशन हो सकती है। ठीक है, जो उसको मिलना था, जो उसको डॉवर मिलना था, अगर अनपेड डॉवर है तो उसको रिमिट करना भी इसमें कंसिडरेशन हो सकती है, या उसके अलावा कोई और भी कंसिडरेशन हो सकती है जो वाइफ को देनी पड़ती है हस्बैंड को। ठीक है, और मुबारक जो है सिंपल है, बिल्कुल सेम है जैसे म्यूचुअल कंसेंट है दोनों हस्बैंड वाइफ। ठीक है, जब हस्बैंड और वाइफ आके मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो वही अगर दोनों आके कह देते हैं जी हम तो डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो उसको बाय म्यूचुअल कंसेंट दोनों को डिवोर्स मिल जाता है। ये भी एक काइंड है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। 13B की तरह, जो हिंदू लॉ में 13B है वैसे का ये भी एक काइंड है। फिर दूसरा आता है थ्रू जुडिशियल प्रोसीजर। अब थ्रू जो जुडिशियल प्रोसीजर है ना, इसको आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो गया मुस्लिम डिवोर्स एक्ट 1939 में, और दूसरा है लियान, लियन या लियान। ठीक है, लियान लियन ऐसे करके इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और जो मुस्लिम डिवोर्स है इसको फस्क कहा जाता है। मुस्लिम डिवोर्स में फस्क इसको कहा जाता है। ये दो काइंड है। थ्रू जुडिशियल प्रोसीजर पर फर्क रखना कि ये जो मुस्लिम डिवोर्स एक्ट है ये तो नॉर्मल एक्ट हो गया, और जो लियान है जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, जो इनका पर्सनल लॉ है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मतलब ये ऑर्डिनरी कोड की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो मुस्लिम लॉ की अपनी जो पर्सनल कोड्स होंगी ये उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये भी देखा जाए तो ये जो है तो जुडिशियल प्रोसीडिंग ये वाइफ को ही राइट दिए गए हैं। हस्बैंड के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे राइट हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो लियन को समझ लेते हैं, लियान जो है, ठीक है, लियान, लियन नहीं वैसे लियान ही वर्ड माइंड में रखो। लियान जो है, लियान जो है इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो है इसमें दिया हुआ है, इसमें मैं डिटेक्शन करा दूंगा। पर ख्याल रखना इसमें दो ग्राउंड्स हैं सिर्फ, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, वैसे इस पर मैं डिटेक्शन भी कराऊंगा। पहले इसको समझो कि जुडिशियल प्रोसीजर का मतलब है जो इनका जुडिशियल प्रोसीजर जो कोर्ट के थ्रू होगा। और कोर्ट जो है एक तो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट है, और दूसरी है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो काजी की कोर्ट है, उस कोर्ट की बात कर रहे हैं। जो लियान जो है उस कोर्ट में दिए हुए राइट दिए हुए हैं वुमेन को, क्योंकि ये तो दे दिए जब इस्लाम बना, इस्लाम जब बना तभी ये राइट वुमेन को दे दिए, क्योंकि उनको लगा था कहीं कि वुमेन के पास भी राइट होने चाहिए। जनरल राइट तो हस्बैंड को दे दिए, वुमेन को राइट नहीं दिए। पर यहाँ पे जो है पर्सनल लॉ में उन्होंने एक दो राइट दे दिए जहाँ पे वुमेन भी कर सकती है। बाद में जब मुस्लिम डिवोर्स एक्ट 1939 आया तो इसमें तो इन्होंने 9 ग्राउंड्स दे दिए वाइफ को। ये सब वाइफ के पास है, क्योंकि वाइफ के पास क्यों, हस्बैंड के पास तो वैसे ही बहुत सारे राइट हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे लगा कि यहाँ पे वाइफ को इक्वालिटी देने के लिए वाइफ को राइट देने जरूरी है। तो यहाँ पे 9 ग्राउंड्स बना दिए, और यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 ग्राउंड्स, यहाँ पे 2 ग्राउंड्स थे जहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ में वाइफ के पास, जो वाइफ है वो चाहे तो डिवोर्स दे सकती थी हस्बैंड को। अब ये 2 ग्राउंड्स क्या थे इसको समझ लेते हैं, पहले लियान वाले समझ लेते हैं। ये 2 ग्राउंड्स हैं। अगर तो हस्बैंड अपनी वाइफ पे फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री लगा देता है, ठीक है, फॉल्स चार्ज लगाता है, उसको अडल्ट्री
एडल्ट्री समझते ना आप, मतलब मैरिज के बाहर कहीं और सेक्शन इंटरकोर्स में इंडल्ज होना, सेक्शन 497 आईपीसी वाला जो है। तो अगर उस पर फाल्स चार्ज लगाता है, अगर तो राइट चार्ज है फिर तो नहीं है, पर अगर फाल्स चार्ज लगाता है, झूठा चार्ज लगाता है, फाल्स चार्ज ऑफ अडल्टरी, ठीक है, ऑन वाइफ, मतलब ये भी राइट जो है ये वाइफ को ही है, जो ये जो थ्रू जुडिशियल प्रोसीजर है ना, ये राइट्स वाइफ को ही दिए गए हैं, हस्बैंड के पास नहीं है राइट, क्योंकि हस्बैंड के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे राइट है, ठीक है, हस्बैंड के पास तो यहाँ भरे पड़े हैं राइट्स, ये भी हस्बैंड के पास ही देखा जाए तो इसलिए हस्बैंड को नहीं दिए, यहाँ पे जो जुडिशियल प्रोसीजर के थ्रू दिए हैं वाइफ को ही राइट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दो ग्राउंड्स हैं, फर्स्ट ग्राउंड है फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री ऑन वाइफ, अगर उसने फॉल्स चार्ज लगा दिया वाइफ पे कि तुम जो है अडल्ट्री में इंडल्ज हो, और ये प्रूव हो जाता है कि ये जो है चार्ज फॉल्स है, तो उस ग्राउंड पे फिर वो वाइफ जो है वो फिर डिवोर्स ले सकती है कि इसने मेरे पे फॉल्स चार्ज लगाया था अडल्ट्री का। और दूसरा इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट है तो उस ग्राउंड पे भी उसको डिवोर्स मिल सकता है वाइफ को, ठीक है। तो ये दो राइट्स जो थे यहाँ पे लेयन में, इसको लेयन ही लिख लो, सिर्फ लेयन ही, लियान, लेयन ही लियान ही मान के चलो। लियान मुस्लिम पर्सनल लॉ, दो ग्राउंड्स है, फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री ऑन वाइफ एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड। और दूसरा मुस्लिम डिवोर्स एक्ट 1939 जो है, इसमें वाइफ के पास 9 ग्राउंड्स दे दिए। अब ये 9 ग्राउंड्स क्या है, ठीक है, ये माइंड में रख लेना। इन 9 ग्राउंड्स पे जो है 1939 का जो एक्ट था, इसमें 9 ग्राउंड्स जो है जिसमें वाइफ जो है उसको उन्होंने राइट दे दिए हैं कि उन ग्राउंड्स पे वो वाइफ जो है डिवोर्स ले सकती है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हस्बैंड इज लॉस्ट फॉर 4 years and no one has heard about him from his relative or successors, the decree of court is effective after 6 month, ठीक है। 4 साल तक हस्बैंड जो है मिल नहीं रहा, 4 साल तक जहाँ पे उसको मिलना चाहिए रिलेटिव्स वगैरह में कहीं पे मिल नहीं रहा, तो वो जो वाइफ है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है, और उसके बाद 6 महीने तक वेट की जाएगी और अप्लाई करने के मतलब 4 साल के बाद वो अप्लाई कर सकती है वाइफ कि मेरा हस्बैंड 4 साल से मुझे मिला नहीं है, ठीक है, जहाँ पे उसको होना चाहिए। जैसे एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं 7 years तक, जैसे जो मतलब वहाँ पे जो कंडीशंस हैं एविडेंस एक्ट में, सेम वैसी कंडीशन 4 साल है यहाँ पे कि हस्बैंड पर्टिकुलर नहीं मिल रहा, 4 साल तक नहीं मिल रहा दिखा, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है मेरा हस्बैंड 4 साल से नहीं मुझे मिला। उसके बाद 6 महीने तक कोर्ट वेट करेगी, मतलब अपना नोटिस वगैरह करेगी, पता करेगी अपने लेवल पे, तो और 6 महीने बाद उसको डिग्री जो है वो फाइनल हो जाएगी। फिर दूसरा हस्बैंड अनेबल टू मेंटेन फॉर 2 or more years, 2 या 2 साल से ज़्यादा हस्बैंड ने जो है उसको मेंटेन नहीं किया वाइफ को, तो उस ग्राउंड पे भी जो वाइफ है वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। हस्बैंड इम्प्रिजन फॉर 7 or more years, 7 साल से ज़्यादा सजा हो गई है हस्बैंड को, उस ग्राउंड पे भी वो वाइफ जो है डिवोर्स ले सकती है। हस्बैंड नॉट फुलफिलिंग मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 or more years विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, ठीक है, 3 साल से ज़्यादा मैरिटल जो है उसकी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया, हर तरह की जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस होती है उसको 3 साल तक नहीं फुलफिल किया, तो खाना खोना तो दे रहा है पर बाकी चीज़ें मेंटेन तो कर रहा है, पर मैरिटल ऑब्लिगेशंस को नहीं वो फुलफिल करा 3 साल से, तो वो उस ग्राउंड पे भी वो डिवोर्स दे सकती है। हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये जो इनका लियान काइंड था उसमें भी इम्पोर्टेंसी ग्राउंड थी, और जो जब एक्ट बना पर्टिकुलर, ठीक है, एक्ट बनाया कोडिफाइड लॉ बना, तो उसमें भी उन्होंने इस प्रोविजन को उठा लिया, लियान से ही उठा लिया उसको। हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर 2 years और इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी और वेरिएंट, ठीक है, जो फैलने वाली जो वेरिएंट डिजीज है, और 2 साल से ज़्यादा वो जो इंसेन है या लेप्रोसी इन सब से है उसको, तो उस ग्राउंड पे भी वाइफ जो है डिवोर्स ले सकती है। यूज ऑफ ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी बाय वाइफ, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी होती है, इसमें पॉवर्टी पे मैं एक अलग से तो मैं टॉपिक थोड़ा सा अलग से कराऊंगा, उसमें मैं इसमें डिटेल में समझा दूंगा। ये ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी वैसे ही है जैसे कि हिंदू लॉ में, रादर ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी जो कंसेप्ट है ये मुस्लिम लॉ का था, हिंदू लॉ में जो अडॉप्ट किया गया वो मुस्लिम लॉ से अडॉप्ट किया गया, ठीक है, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी।
मतलब शादी जब हो गई है, छोटी उम्र में शादी हो गई है, जब वो बालिग हो गए हैं, ठीक है, बालिग की एज का फ़र्क है, वो मैं जब पुबर्टी कराऊंगा तभी, मतलब ऑप्शन पुबर्टी अलग से कराऊंगा, उसमें मैं समझा दूंगा। तो वाइफ के पास ये राइट है कि ये जो ये राइट वाइफ के पास है, हस्बैंड के पास नहीं है, क्योंकि हस्बैंड के पास जरूरत ही नहीं है, हस्बैंड का वैसे ही बहुत सारे राइट है। तो ये जो प्रॉपर्टी वाला राइट है ये वाइफ को ही दिया है। वाइफ का है जब माइनर छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी है, जब वो समझने लायक हो गई है, तो उस समझने वाली उम्र में वो चाहे तो अपनी ऑप्शनल प्रॉपर्टी यूज़ करके अपने हस्बैंड को तलाक, उस मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, उस मैरिज को ख़त्म कर सकती है। तो ये भी है ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी बाय वाइफ। कुरलिटी बाय हस्बैंड, ठीक है, कुरलिटी बाय हस्बैंड, कुरलिटी तो अब है ही एक ग्राउंड, तो कुरलिटी करता है हस्बैंड तो उस ग्राउंड पे भी डिवोर्स ले सकते हैं। अदर ग्राउंड्स रिकॉग्नाइज अंडर मुस्लिम लॉ, और इसके अलावा उन्होंने कह दिया कि और ग्राउंड्स अगर मुस्लिम लॉ में है, ठीक है, तो वो भी हो सकती है। इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं लियान, ठीक है। कई बुक्स ने इस 9th ग्राउंड के साथ लियान को जो है समझाया हुआ है, लियान को। तो ये अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे ना, तो वहाँ पे उन्होंने जो अदर ग्राउंड रिकॉग्नाइज अंडर मुस्लिम लॉ है ना, वहाँ पे जाके लियान को समझाया हुआ। अदर ग्राउंड जो है लियान, मतलब जो लियान वाली ग्राउंड है वो आ जाएंगे, पर देखा जाए तो ये एक अलग है ना, ये तो टोटली अलग कंसेप्ट है। ये तो फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ इस्लाम चल रहा है लियान, तो ये बाद में डाला गया है। तो इसमें इन्होंने कह दिया कि और भी ग्राउंड को इस्लाम के, उसमें से दो ग्राउंड ही मेनली हैं, एक फाल्स चार्ज और अडल्टी और इम्पोर्टेंसिव हस्बैंड है। इम्पोर्टेंसी तो उन्होंने डाल ही दी है, ठीक है, क्लॉज 5 में डाल दी है, और फाल्स चार्ज अडल्टी रह गया अब लियान का देखा जाए तो। मतलब इसमें चाहे तो इम्पोर्टेंसी की ग्राउंड पे तो वो चाहे पर्सनल लॉ में ले सकती है, मतलब ये भी कोर्ट ही है, काजी की कोर्ट होगी, ये भी पर्सनल लॉ, मतलब ये भी काजी की कोर्ट होगी, कोर्ट में ही अप्लाई करना पड़ेगा, पर वो जो कोर्ट होगी वो उनकी अपनी पर्सनल मुस्लिम की अपनी पर्सनल कोर्ट होगी, और ये ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट होगी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है वो लियान को इस 9th ग्राउंड में समझाया जाता है। अदर ग्राउंड रिकॉग्नाइज अंडर मुस्लिम लॉ, तो वो लियान ही आ जाती है, ठीक है। तो जुडिशियल प्रोसीजर आपको समझ आ गया। मुस्लिम डिवोर्स एक्ट 1989 में 9 ग्राउंड्स है, और लियान में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो है इसमें 2 ग्राउंड्स हैं। और म्यूचुअल कंसेंट में खुला मुबारक है, खुला मतलब मैरिज नॉट जो होता है उसको खोल देना। और इसमें वाइफ जो है वो ऑफर करती है डिवोर्स के लिए, और कंसिडरेशन भी वाइफ को पे करनी पड़ती है। और कंसिडरेशन जो होती है कुछ अलग से कंसिडरेशन भी हो सकती है, या अपना राइट टू डॉवर जो है उसको रिमिट कर देना, उसको छोड़ देना, वो भी इसमें कंसिडरेशन हो सकती है। मुबारक जो है ये डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13B की तरह ही है, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B जो है उसकी तरह ही है यहाँ पे, जिसमें दोनों पार्टी साइमल्टेनियसली जो है अप्लाई करती हैं डिवोर्स के लिए। और एक्स्ट्रा जुडिशियल में जो हस्बैंड है, हस्बैंड जो है ये इसका किसी और को डेलीगेट कर सकता है, अपनी पावर खुद भी कर सकता है, किसी और को भी कर सकता है। जो अलग करेगा तलाक तफवीज़ कहा जाता है, या उसको डेलीगेटेड तलाक कहा जा सकता है। इसमें जो पावर है तलाक देने की वो अपनी वाइफ को भी दे सकता है, या किसी फैमिली मेम्बर को दी जा सकती है। अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी वाइफ को दे सकता है, या फिर अपनी वाइफ को कंट्रोल करने के लिए किसी और को ये पावर दे सकता है। ज़ाहिर है ऑब्जेक्शनेबल कंपैरिजन होता है, जहाँ पे वाइफ का जो है वो कंपैरिजन उस लेडी के साथ कर देता है जिसके साथ उसकी शादी पॉसिबल नहीं है, जो उसके प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है, उसके साथ वो अपनी वाइफ का फिजिकली कंपैरिजन कर देता है, तो वो जहर हो जाता है। ये रिवोकेबल है, वाइफ चाहे तो उसको रिवोक कर सकती है, वाइफ माफ़ कर दे तो, ठीक है। वो माफ़ करने का तरीका है, वो इस पर डिक्टेशन में करा दूंगा। इला होती है सेल्फ ओथ, अपने आप को अपनी सेल्फ ओथ ले लेनी कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं आप तुम्हारे साथ अब मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। और ये भी रिवोकेबल काइंड है, जिसमें अगर वो 4 महीने तक उसको कायम रहता है अपनी ओथ पे, 4 महीने तक सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं करता वाइफ के साथ, तो 4 महीने के बाद वो जो है फाइनल हो जाता है, और उसके बाद वो डिवोर्स कंप्लीट हो जाता है। रिवोकेबल 4 महीने तक रिवोक कर सकता है इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली। या तो एक्सप्रेसली कहता है कि मैं अपनी जो है ओथ को मैं तोड़ता हूँ, मैं वापस लेता हूँ, या फिर वो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है बिना बोले, तो वो इम्प्लाइडली वो जो है जो रिवोक हो जाता है काइंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लास्ट, ये जो मेन जो आते हैं, मेन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर ये जो हैं तलाक काइंड, इसमें तलाक उल सुन्नत है और तलाक उल बिद्दत है, ठीक है। इसको मैं अलग से ही आपको मैं थोड़ा सा इस पर बना देता हूँ। तलाक उल सुन्नत, ठीक है।
अब तलाक उल सुन्नत जो है ये रिवोकेबल काइंड है। रिवोकेबल काइंड है, ठीक है। और रिकग्नाइज्ड बाय इस्लाम है, रिकग्नाइज्ड बाय मोहम्मद साहब, ठीक है। मोहम्मद साहब जो हैं वो खुद ही अपने आप में वो वही हैं। अगर रिकग्नाइज बाय मोहम्मद साहब हो या रिकग्नाइज बाय इस्लाम हो, दोनों मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। मोहम्मद साहब खुद ही इस्लाम एक तरह से माना जाता है, जो उन्होंने कह दिया वही इस्लाम है। तो इसको हम कह सकते हैं रिकग्नाइज काइंड है दोनों में। और यही मेन उन्होंने कहा था, इसी तरीकों को उन्होंने बताया था, तलाक देने का यही तरीका उन्होंने समझाया था मेन। इसकी फर्दर दो काइंड्स आ जाती हैं। एहसान, ये ऐसा भी लिखा होता है एहसान, ठीक है, दोनों ठीक है। एहसान एहसान। और दूसरा होता है हसन, एच से शुरू होता है हसन। एक एहसान ए से शुरू होता है, एक होता है हसन। एहसान तलाक, हसन तलाक, ठीक है। दोनों जो तलाक हैं ये तुहर पीरियड होता है, ठीक है। तुहर, ड्यूरिंग तुहर दिए जाते हैं, ठीक है। तुहर का मतलब होता है, इसको तुहर को कहा जाता है पीरियड ऑफ प्योरिटी, ठीक है। पीरियड ऑफ प्योरिटी मतलब वुमेन जब केपेबल होती है, केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू चाइल्ड। इसको समझो, जो तलाकुल सुन्नत है ये रिवोकेबल काइंड है। रिवोक किया जा सकता है, मतलब रिवोकेबल काइंड का मतलब इसको वापस लिया जा सकता है। मोहम्मद साहब ने इसी को रिकग्नाइज किया था, एहसान और हसन, ठीक है। दो तरह की है, ड्यूरिंग तुहर पीरियड, तुहर होता है पीरियड ऑफ प्योरिटी भी कहा जाता है इसको। और जिस टाइम मतलब जो एक वुमेन जो होती है वो उसका जो मेंस्ट्रुएशन 28 डेज का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो उस मेंस्ट्रुएशन मतलब साइकिल में जो बेस्ट टाइम होता है जो बच्चा पैदा करने के लिए, एक टाइम ऐसा आता है कि जब वुमेन जो होती है उस टाइम पे वो बच्चा पैदा करने के लिए वो परफेक्ट टाइम होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, मतलब जो साइकिल होते हैं वुमेन के जो साइकिल होते हैं उसके बीच में एक ऐसा टाइम जो 28 डेज का टाइम है, उसमें एक टाइम ऐसा आता है जिसमें वो वुमेन जो होती है वो केपेबल बच्चे को पैदा करने के लिए केपेबल होती है, ठीक है। उस टाइम के बीच में मतलब पूरे 28 डेज में नहीं हम कह सकते, 28 डेज में शायद दो या तीन चार या तीन चार दिन ऐसे आते हैं जिस टाइम में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो बच्चा जो है वो पैदा होने के चांसेस होते हैं। उस टाइम को तुहर पीरियड कहा जाता है, पीरियड ऑफ प्योरिटी, ठीक है। तो ये एक तो ये है कि इसको इसलिए भी कहा जाता है कि ये नहीं है कि आज गुस्सा एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने कह दिया तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया, ठीक है। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारी फैमिली में कई बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और बाद में पर्सन खुद पछताता है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि तुमने ये देना जब है तब देना है, जब तुमने तोहर पीरियड होगा तभी देना है, ठीक है। उसी पीरियड में दिया जाएगा। और उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव तोहर में उसको माना जाएगा, ठीक है। एहसान में क्या होता है, फ़र्क क्या है, एहसान और हसन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, डिक्टेशन में करा दूंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा। एहसान और हसन में सिर्फ फ़र्क ये है कि एहसान में एक बार सिंगल प्रोनाउंसमेंट होती है, ठीक है। सिंगल प्रोनाउंसमेंट यहाँ पे लिख लो ताकि आपको याद रहे, सिंगल प्रोनाउंस
और यहाँ पे ट्रिपल। बस ये है कि ये फ़र्क इसमें ये है कि यहाँ पे एक बार बोल देना है, जब फर्स्ट जो वो जो पीरियड चल रहा है, तोहर पीरियड चल रहा है, ठीक है, जो तोहर पीरियड है, जो पीरियड ऑफ प्योरिटी है, उस पीरियड में वाइफ को एक बार बोल देना मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसके बाद ठीक है, जो उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं, अब सपोज ये एक साइकिल हो गया, उसके बाद दूसरा साइकिल और उसके बाद तीसरा साइकिल, इसमें एक पीरियड जो है, जो उसका पीरियड ऑफ प्योरिटी है, जो तोहर पीरियड है, उस तोहर में सिंगल प्रोनाउंस कर देना, ठीक है। उसके बाद 3 तोहर तक उसको फॉलो करना। थर्ड जब तोहर कंप्लीट होगा तो वो जो है फाइनल हो जाएगा। इन बिटवीन यहाँ पे बोलने से बीच में वो कभी भी उसको वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है, उसको वापस ले सकता है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि एक बार करने के बाद फिर उसने अपने आप को रिफ्रेन करना होता है सेक्सुअल एक्टिविटी से। एक बार बोलने के बाद फिर वो रिफ्रेन करेगा अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटी में, अपने आप को रिफ्रेन करेगा। दोबारा वो इस चीज़ में वो कोई रिलेशन, फिजिकल रिलेशन अपनी वाइफ के साथ नहीं रखेगा। और रिवोकेबल करने की काइंड क्या है, अब उसको जो है वो एक्सप्रेसली भी रिवोक कर सकता है और इम्प्लाइडली भी रिवोक कर सकता है। एक्सप्रेसली रिवोक करेगा, वो एक्सप्रेसली कह देगा कि मैं जो अपना तलाक वापस लेता हूँ, और जो इम्प्लाइडली अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी में दोबारा वो इंगेज हो जाता है तो भी वो माना जाता है कि उसने रिवोक कर दिया। एक बार बोल दिया, उसके बाद उसको 3 तोहर पीरियड तक उसको फॉलो करना पड़ेगा। और 3 पीरियड में अगर वो नहीं बोलता, वो पहले बता देगा कि मैं एहसान तलाक तुम्हें दे रहा हूँ, एहसान। अब जिसमें क्या है कि मैं 3 पीरियड तक वेट करेगा, उसमें अब्सटेन करेगा, अपने आप को रिफ्रेन करके रखेगा सेक्सुअल एक्टिविटी से। अगर उसने सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हो गया दोबारा, मतलब उसमें वो पार्टिसिपेट कर लिया उसने, तो वो रिवोक हो जाएगा इम्प्लाइडली, या फिर वो एक्सप्रेसली बोल देता कि मैं अपना तलाक वापस लेता हूँ। तो फाइनल तलाक जो होगा वो इस यहाँ पे जाके फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वो कहीं पे भी उसको रिवोक किया जा सकता है। और हसन भी सेम है, बस फ़र्क ये है यहाँ पे 3 प्रोनाउंसमेंट करनी पड़ती है, तीनों हर तोहर में एक एक प्रोनाउंसमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रोनाउंस करेगा, यहाँ पे सेकंड प्रोनाउंस करेगा, थर्ड तोहर में थर्ड प्रोनाउंस होने पे ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि और यहाँ पे भी वो रेफ्रेन करेगा अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में। और एक्सप्रेसली अगर उसने या तो उस तोहर में नहीं बोला, थर्ड तोहर में नहीं बोला, तो वो रिवोक हो जाएगा, जो तलाक है वो रिवोक हो जाएगा और शादी जो है कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ पे आके नहीं बोला, या यहाँ पे नहीं बोला, दूसरी बार बोल दिया, तीसरी बार नहीं बोला, तो वो हो गया। या फिर वो इंडल्ज हो गया सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, उसने पार्टिसिपेट कर लिया, तो भी क्या है, वो माना जाएगा कि जो शादी जो दोबारा कंटिन्यू हो गई है। ये यही फ़र्क है, बस यहाँ पे वो सिंगल एक बार प्रोनाउंस करता है और यहाँ पे वो 3 बार प्रोनाउंस करता है। पर ये तलाकुल बिद्दत नहीं है, ये ट्रिपल तलाक, वो वाला ट्रिपल तलाक नहीं है, ये ट्रिपल प्रोनाउंसमेंट है। ख्याल रखना, हसन और एहसान में सिर्फ ये है कि ये दोनों जो है रिवोकेबल काइंड है, ठीक है, दोनों रिवोकेबल काइंड है। तलाकुल सुन्नत, सुन्नत मतलब एज पर लॉ, ठीक है, सुन्नत का मतलब होता है एज पर लॉ, सुन्नत कि जो कानून के मुताबिक, तलाकुल सुन्नत। तो ये असली में यही एहसान और हसन काइंड जो है, यही रिकग्नाइज काइंड है, एहसान और हसन। और तलाकुल बिद्दत जो है उसको अनरिकग्नाइज कहा जाता है, ये एहसान। मतलब होप कि आपको समझ आ गया होगा, अदरवाइज मैं डिक्टेशन करूँगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एहसान और हसन में क्या फ़र्क है, ठीक है, क्लियर है, एहसान और हसन। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बाद में पूछना, क्वेश्चन बाद में रेज करना, अभी समझा रहा हूँ। ये तलाकुल सुन्नत हो गया। अब दूसरा है तलाकुल बिद्दत, नॉट रिकग्नाइज्ड बाय मोहम्मद साहब, ठीक है, इसको कस्टमरी तलाक भी कहा जाता है, तलाकुल बिद्दत। और ट्रिपल तलाक जो है, यही ट्रिपल तलाक है, इसी को ट्रिपल तलाक कहा जाता है, ट्रिपल तलाक, यही ट्रिपल तलाक है, जहाँ पे वो 3 बार बोल देता है तलाक तलाक तलाक, ठीक है, तो तलाक हो गया। रादर वो कह दे आई गिव यू ट्रिपल तलाक, 3 बार भी मत बोले, सीधा बोल रहा है गिव यू ट्रिपल तलाक, वर्ड भी 3 बार ना बोले तो वो भी तलाक माना जाता है। ये हनफी में रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, हनफी जो सेक्ट है, हनफी सेक्ट में ये रिकॉग्नाइज है। और इंडिया में हनफी आपको पता कि ज़्यादा है, हनफी सुन्नीस जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए ये ट्रिपल तलाक जो है इंडिया में है। तो ये हनफी में आता है तलाकुल बिद्दत, और यही ट्रिपल तलाक है
जिसको अब क्योंकि वैसे भी अनरिकग्नाइज था, मोहम्मद साहब अन इस्लामिक था, और इसी को अब इन्होंने लॉ बना के ख़त्म कर दिए, तलाक और बिद्दत को ख़त्म कर दिए। ठीक है, इस पर मैं थोड़ा केस लॉ वगैरह आपको कराऊंगा, डिटेक्शन में कराऊंगा, वहाँ से आपको पता लगेगा। यही ट्रिपल तलाक है, अनरिकग्नाइज्ड है, मोहम्मद साहब ने रिकग्नाइज नहीं किया था। इसको कस्टमरी तलाक भी कहा जाता है, ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है, तलाकुल बिद्दत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो पेपर में कुछ भी आ जाए, तलाकुल बिद्दत आ जाए, कस्टमरी तलाक आ जाए, ठीक है, और इसको आ जाए ट्रिपल तलाक आ जाए, तो ये सब ये इसी के नाम है, तलाकुल बिद्दत के ही हैं। अनफीस में आया जाता है, बाकी इस्लाम में अन इस्लामी का नहीं माना जाता, और ये इर्रिवोकेबल काइंड है, इर्रिवोकेबल, एक बार बोल दिया उसने तो हो गया। ठीक है, एक बार बोल दिया, लड़ाई में बोल दिया, शराब पी के बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, जैसे मर्जी बोल दिया, एक बार बोल दिया तो तलाक हो गया। ठीक है, इसमें तो ये था कि एक बार तो कोई शो चल रहा था, कोई प्ले चल रहा था, प्ले में जो एक्टर्स थे वो दोनों हस्बैंड, एक्चुअल में भी रियल में भी हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे वो मतलब प्ले कर रहे थे, मतलब स्टेज ड्रामा चल रहा था, उसमें जो हस्बैंड था, जो एक्टर था, उसने अपनी वाइफ को, जो रियल लाइफ में वाइफ थी और इसमें प्ले में वो भी एक्टर थी, उसको उसने 3 बार तलाक तलाक प्ले में कर दिया था। तो वहाँ पे भी जो धर्म के जो ठेकेदार थे उन्होंने आके शोर मचा दिया था कि ये तो तलाक हो गया, अब तो तलाक होगा, अब तो हलाला करना पड़ेगा, ये तलाक हो गया है। कि इन्होंने, इसने चाहे इसने प्ले में भी कहा पर अपनी वाइफ को कह दिया, अब तो ये तलाक हो गया है। ठीक है, मतलब ये इतना ज़्यादा इसको लेते हैं। ठीक है, तलाकुल बिद्दत, बिद्दत मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नॉट रिकग्नाइज बाय मोहम्मद साहब है, मतलब नॉट रिकग्नाइज मोहम्मद साहब मतलब है, तो नॉट रिकग्नाइज बाय इस्लाम है, कस्टमरी तलाक है, अनफिनिश्ड में होता है, इसको ट्रिपल तलाक भी कहा जा सकता है, और अब इसको कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। इस पर जजमेंट्स हैं कुछ, इसमें हम जजमेंट वो भी करेंगे जो इसके फेवर में थी, जिसमें इसको रिकग्नाइज किया गया था, और जो बाद में नहीं रिकग्नाइज किया गया था वो भी जजमेंट्स हम इसमें डिक्टेशन में कर लेंगे, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज को कैसे खत्म किया जा सकता है? बाय एक्ट ऑफ गॉड, भगवान खत्म कर सकता है। कैसे? किसी एक पार्टी को अपने पास बुला के खत्म हो सकता है। एक्ट ऑफ पार्टीज में थ्रू जुडिशियल प्रोसीजर है, थ्रू जुडिशियल प्रोसीजर जो है फर्स्ट है, मुस्लिम डिवोर्स एक्ट में 9 ग्राउंड दे दिए हैं, वाइफ के पास ही हैं, और या फिर लियान है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में 2 ग्राउंड्स हैं, फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री या इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, म्यूचुअल कंसेंट है, खुला मुबारक, खुला मतलब मैरिज टाई को खोल देना, खुला, इसमें वाइफ ऑफर करती है और बदले में कंसिडरेशन देती है हस्बैंड को, हस्बैंड अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो खुला हो जाता है, मतलब ये भी म्यूचुअल कंसेंट है। मुबारक तो है ही म्यूचुअल कंसेंट, हस्बैंड करता है बाय हस्बैंड हिमसेल्फ या किसी और को अपनी राइट दे सकता है। बाय अदर तलाक तफवीज़ कहा जाता है, डेलीगेटेड तलाक कहा जाता है। ठीक है, ये जो राइट है ये वाइफ को भी दिया जा सकता है, किसी और मेंबर को भी दिया जा सकता है, और हस्बैंड जो खुद करता है वो तलाक उल सुन्नत है, तलाकुल बिद्दत, सुन्नत मतलब एज़ पर लॉ, एज़ पर इस्लाम सुन्नत, तो ये तलाकुल सुन्नत जो है ये फर्दर आ जाती है एहसान और हसन में आ जाती है। रिवोकेबल काइंड है, वापस लिया जा सकता है, रिकग्नाइज बाय मोहम्मद है, इस्लाम है। सिंगल प्रोनाउंसमेंट, एहसान में सिंगल प्रोनाउंस की जाती है ड्यूरिंग तुहर पीरियड, ठीक है, जिसको पीरियड ऑफ प्योरिटी भी कहा जा सकता है। ये पीरियड ऑफ प्योरिटी वो होता है जब वुमेन जो होती है केपेबल होती है, ये पूरे 28 डेज पूरे महीने में जो होता है वुमेन केपेबल नहीं होती बर्थ करने के लिए बच्चे को, जिस पीरियड में वो केपेबल होती है उसको तुहर कहा जाता है। हसान में 3 बार करना पड़ता है, हर तोहर में एक एक बार बोलना पड़ता है, इसमें पहले तोहर में बोल देते हैं, उसके बाद उसको फॉलो करना पड़ता है 3 तोहर तक, और 3 दोनों फाइनल जो होते हैं 3 तोहर में जाके ही फाइनल होते हैं, उससे पहले इसको वापस लिया जा सकता है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली।